कितना ही भार बढ़ जाए तो उनका क्या है, दबाव नहीं बढ़ेगा। तो दबाव को लेकर भी सारे के सारे विद्वान एक मत नहीं है। कुछ बोलते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव बहुत ज्यादा होगा, कि जैसे जैसे अपन सरफेस से अंदर की ओर जाएंगे तो बढ़ते भार की वजह से दबाव ज्यादा होगा। लेकिन विद्वानों का एक तबका यह भी मानता है कि चट्टानों का या पृथ्वी की जो आंतरिक भाग की चट्टानें हैं उसमें दबाव सहन करने की एक निश्चित सीमा होती है। उसके बाद में चाहे कितना ही भार बढ़ा दिया जाए, उसके बाद में उसके दबाव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दबाव के बाद में अपन बात करेंगे तापमान की। दबाव के बाद में अपन बात करेंगे तापमान की। देखो, तापमान से भी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे पृथ्वी के धरातल से आंतरिक भाग में जाएंगे, पृथ्वी के धरातल से अंतरम की ओर जाने पर, अंतरम की ओर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। जाने पर तापमान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। और बढ़ोतरी की ये जो दर रहेगी वो रहेगी 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे ये पृथ्वी का धरातल है, पृथ्वी के धरातल से अपन नीचे की ओर जाएंगे तो 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। तो इस हिसाब से अगर जाएंगे तो केंद्र का तापमान कितना हो जाएगा, 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी की गहराई कितनी है, पृथ्वी की गहराई है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का जो गहराई है वो कितनी है, 6371 मीटर। इस हिसाब से पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा, 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जो कभी भी संभव नहीं हो सकती है। इस मसले को हल करने के लिए कुछ विद्वानों ने कहा कि जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं तो तापमान 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। लेकिन जैसे ही अपन मेंटल और कोर में पहुंचते हैं, जैसे ही अपन मेंटल और कोर में पहुंचते हैं तो तापमान बढ़ने की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जो तापमान बढ़ने की क्या है, जो दर है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। कहां होगी, जैसे ही अपन ये क्या कहलाएगा, ये भाग कहलाएगा क्रस्ट। ये भाग क्या कहलाएगा, क्रस्ट। तो क्रस्ट में अगर तापमान बढ़ने की जो दर होगी वो होगी 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे ही अपन मेंटल और कोर में जाएंगे तो तापमान जो बढ़ने की दर होगी वो धीमी हो जाएगी। या कुछ भूगोलवेत्ता ये भी मानते हैं कि पृथ्वी के अंदर 8 किलोमीटर जाने के बाद में, पृथ्वी के अंदर कितनी किलोमीटर जाने के बाद में, 8 किलोमीटर जाने के बाद में तापमान की वास्तविक वृद्धि का पता लगाना कठिन है। तापमान की वास्तविक वृद्धि का पता लगाना क्या है, कठिन कार्य है, कठिन कार्य है। लेकिन कुछ भी हो, मसला कुछ भी हो, इतना तय है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे जाएंगे तापमान में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए कुछ विद्वानों ने 2 क्षेत्रों का सहारा लिया। एक होते हैं साधारण क्षेत्र और एक होते हैं विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र। एक कौन से होंगे, एक होंगे जैसे ही जो साधारण क्षेत्र होते हैं, एक होंगे साधारण क्षेत्र और एक होंगे विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र। एक कौन से होंगे, साधारण क्षेत्र और एक होंगे विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र। विवर्तनिक रूप से क्या होंगे, सक्रिय क्षेत्र। इनके दोनों में गहराई के साथ तापमान में अंतर आएगा। कुछ विद्वानों ने क्या कहा कि एक तो जैसे साधारण क्षेत्र होते हैं और एक विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र कौन से होंगे, जहां प्लेटों का अपसरण या अभिसरण हो रहा है,
जहां प्लेटों का अपसरण या अभिसरण हो रहा है, वो क्या है, वो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र कहलाते हैं। साधारण क्षेत्र कौन से कहलाएंगे, जहां प्लेटों में ज्यादा हलचल नहीं हो रही है, जहां प्लेटें स्थिर हैं, या प्लेटों के बीच वाला भाग, या प्लेटों के जो बीच वाले भाग हैं, वो क्या होंगे, साधारण क्षेत्र होंगे। और विवर्तनिक रूप से जहां प्लेटों का अभिसरण या अपसरण हो रहा है, या जहां प्लेट किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, प्लेट किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं, वो क्या होंगे, विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र होंगे। अब उन्होंने क्या बताया कि ये जैसे पृथ्वी का धरातल है और साधारण क्षेत्र में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अपन 500 मीटर जाते हैं या 5 किमी जाते हैं, कितना भी मान सकते हैं, वहां अगर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये एग्जांपल है, कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, वहां अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में अगर उतनी ही गहराई पे जाएंगे तो वहां तापमान अपने को 30 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि साधारण क्षेत्रों के मुकाबले विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में सेम गहराई के ऊपर तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन क्या बताया उन्होंने, रीजन ये बताया कि यहां क्या पाए जाते हैं, यहां रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कहां, विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव तत्वों की प्रधानता ज्यादा होती है, जो क्या करते हैं, जो दो अणु आपस में अलग होकर के किसका निर्माण करते हैं, एक नए अणु का निर्माण करते हैं। दो अणु आपस में जुड़ करके एक नए अणु का निर्माण करते हैं। जब एक नए अणु का निर्माण करते हैं तो यहां से क्या निकलती है, यहां से एनर्जी रिलीज होती है, यहां से ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलती है, और ऊष्मा निकलेगी तो यहां क्या हो जाएगा, यहां तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी, और तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी तो यहां की चट्टानें मेल्ट होकर के किसका फॉर्मेशन करेंगी, मैग्मा का फॉर्मेशन करेंगी। तो तापमान के बारे में अपन ने क्या देखा है, तापमान के बारे में इतना तय है कि पृथ्वी के धरातल से आंतरिक भाग की ओर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। पृथ्वी के धरातल से आंतरिक भाग में जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। अगर बात सिर्फ ऊपरी सरफेस की जाए या सिर्फ क्रस्ट की जाए तो तापमान बढ़ने की दर कितनी होती है, 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। लेकिन जैसे ही अपन मेंटल और कोर में जाते हैं तो तापमान बढ़ने की जो दर है वो धीमी हो जाती है, और अगर इसी तरीके से बढ़ रहा होता तो यहाँ तापमान कितना हो जाता, पृथ्वी के कोर का जो तापमान है वो 2 लाख सेंटीग्रेड हो जाता, जो कभी संभव नहीं हो सकता। या कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि 8 किलोमीटर जाने के बाद में तापमान की जो वास्तविक वृद्धि है उसका पता लगाना ही कठिन काम है। यहां तक तो बता रहे थे 8 किलोमीटर तक तो भाई 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही 8 किलोमीटर से नीचे जाएंगे तो तापमान किस दर से बढ़ रहा है ये पता लगाना क्या है, कठिन कार्य था। तो इसके लिए कुछ विद्वानों ने 2 क्षेत्रों की बात की, एक तो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र, एक साधारण क्षेत्र। विवर्तनिक रूप से जो सक्रिय क्षेत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, जो जहां 2 प्लेटें आपस में या तो मिल रही है, यहां 2 प्लेटें आपस में दूर जा रही हैं, या प्लेट किनारों वाले जो भाग होंगे वो क्या होंगे, वो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र होंगे। साधारण क्षेत्र प्लेट के बीच वाले जो क्षेत्र होंगे जहां विवर्तनिक एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है या प्लेटों का अपसरण अभिसरण नहीं होता है, वो साधारण क्षेत्र कहलाएंगे। अब अगर दोनों क्षेत्रों की बात की जाए तो सेम गहराई के ऊपर, जैसे अपन सरफेस से 10 किलोमीटर नीचे आ गए तो सेम गहराई के ऊपर विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों का तापमान ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, इसका रीजन उन्होंने क्या बताया कि यहाँ रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रधानता ज्यादा होती है, उनकी प्रधानता ज्यादा होती है। जहां 2 अणु मिलकर के एक नए अणु का निर्माण करते हैं जिससे ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलेगी तो कॉमन सेंस की सी बात है वहां क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। तो इस आधार पे अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा होगा, तरल अवस्था में होगा। क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। तो इस आधार पे अपन क्या कह सकते हैं, पृथ्वी का जो अंतरम है वो कैसा है, तरल अवस्था में है।
पृथ्वी का अंतरम कैसा है, तरल अवस्था में है। तो ये जो तीन जो सोर्स थे, ये इनको अप्राकृतिक स्रोतों में शामिल किया जाता है। अब अपन बात करेंगे प्राकृतिक स्रोतों की। अब अपन बात करेंगे प्राकृतिक स्रोतों की बात करेंगे। अब अपन बात करेंगे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले नेचुरल सोर्स या प्राकृतिक स्रोत कौन से। इनको भी अपन ने तीन भागों में विभाजित किया था। एक था ज्वालामुखी, एक था उल्कापिंड और एक था भूकंप। एक क्या था, भूकंप। अब देखो ज्वालामुखी से तो अपने को सीधा सीधा पता चल रहा है, जब भी वोल्केनिक इरेप्शन होता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी लिक्विड अवस्था होती है या जो लिक्विड जो मैग्मा होता है वो कहां आता है, पृथ्वी के धरातल पे आता है। सबसे पहले अगर अपन ज्वालामुखी की बात करेंगे तो जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, विस्फोट होता है तो तरल पदार्थ लावा बाहर निकलेगा, बाहर निकलता है। तो इस आधार पे तो अपन सीधा सीधा ही कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक लेयर तो ऐसी है जो पिघली हुई अवस्था में है या जो द्रव अवस्था में है, लेकिन उसके साथ कुछ ठोस पदार्थ भी निकलते हैं। जैसे ठोस पदार्थ होते हैं जैसे ब्रेसिया, टफ, ये जैसे कुछ ठोस पदार्थ भी, लेपीली जैसे ठोस पदार्थ भी इस मैग्मा के साथ या इस लावा के साथ निकलते हैं। तो यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि एक परत ऐसी फिर भी जरूर रहेगी जो ठोस अवस्था में है। तो ज्वालामुखी से अपने को सीधा सीधा ये पता चलता है कि उसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक परत तो तरल अवस्था में जरूर है और एक परत ठोस अवस्था में जरूर है। इसके अलावा जो लावा निकलता है और लावा निकल करके पृथ्वी के ऊपर जम करके ठोस होता है। क्यों, पृथ्वी के सरफेस का जो तापमान होता है वो कम होता है, तो जैसे ही आंतरिक भाग से लावा निकलेगा पृथ्वी के ऊपर जम करके ठोस हो जाएगा। अगर उस लावा का अपन अध्ययन करेंगे तो उसमें अलग अलग मिनरल्स दिखाई देंगे। कहीं आपको मैग्नीशियम ज्यादा दिखाई देगा, कहीं आपको फेरिस ज्यादा दिखाई देगा। तो इस हिसाब से भी अपन अनुमान लगा सकते हैं कि आंतरिक भाग में अलग अलग घनत्व वाली चट्टानों की भी प्रधानता पाई जाती है। जैसे मैग्नीशियम का घनत्व अलग होगा, निकिल का अलग होगा, फेरिस का अलग होगा। तो घनत्व में भी क्या होता है या खनिजों में भी क्या होती है, विविधता पाई जाती है। तो ज्वालामुखी से तो अपन सीधा सीधा पता कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात किसकी करेंगे, उल्कापिंड की बात करेंगे। उसके बाद अपन बात किसकी करेंगे, उल्कापिंड की बात करेंगे। देखो उल्कापिंड क्या है, जब भी टूटता है, कोई भी उल्का टूटता है तो पृथ्वी का जो भी वायुमंडल है उसके घर्षण से जब तक ये पृथ्वी तक पहुंचता है उसका कैसा भाग बचता है, सिर्फ केंद्र का भाग बचता है, सिर्फ केंद्र का भाग बचता है। और केंद्र के भाग की जब उसमें चट्टानों का अध्ययन किया जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा निकिल या फेरिस पाया जाता है। देखो इसको थोड़ा सा लिखते हैं। जब उल्का पृथ्वी के धरातल पर आते हैं, तो वायुमंडल के घर्षण के कारण वायुमंडल के घर्षण के कारण उसका
बाहरी भाग समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कभी कभार केवल आंतरिक भाग पृथ्वी तक पहुंचता है, आंतरिक भाग पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसमें निकिल व फेरिस की प्रधानता होती है, प्रधानता निकिल व फेरिस की प्रधानता होती है। इस हिसाब से अपन क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी निकिल या फेरिस की मात्रा अधिक होगी। पृथ्वी का जो कोर है वो क्या कहलाएगा, निकिल व फेरिस की प्रधानता ज्यादा होगी। जैसे ये कोई भी एक बड़ा उल्का है, जैसे जैसे ये ऊपर से टूट करके वायुमंडल से घर्षण करेगा तो नीचे आते आते इसका केंद्र का भाग बचेगा, बाकी बाहर का भाग क्या हो जाएगा, घर्षण के कारण समाप्त हो जाएगा। और जब अपन इसका अध्ययन करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको, निकिल प्लस फेरिस मिलेगा, जो खुद हाई डेंसिटी और भारी पदार्थ होते हैं। तो उल्कापिंड से भी अपन पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं। अब अपन बात करेंगे भूकंप की। अब अपन बात करेंगे भूकंप की। देखो, अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं या जितने भी जो अदर सोर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो विश्वसनीय जो जानकारी प्रदान करने वाला कोई सोर्स है तो वो क्या है, अर्थक्वेक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अभी तक जितने भी सोर्स आए हैं या जितने भी स्रोत हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उनमें सबसे ज्यादा विश्वसनीय जानकारी देने वाला कोई माध्यम है तो वो क्या है, भूकंप है। वो क्या है, भूकंप है। तो सबसे पहले अपन थोड़ी सी चर्चा भूकंप के ऊपर करेंगे कि भी भूकंप होता क्या है, कैसे कैसे ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन पता लगा सकते हैं। देखो, भूकंप क्या है, पृथ्वी में होने वाला कंपन ही क्या है, कंपन ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। क्या कहलाएगा, पृथ्वी में होने वाला कंपन ही क्या होगा, भूकंप कहलाएगा। क्या कारण हो सकते हैं, या तो पृथ्वी जैसे धीरे धीरे ठंडी हो रही है, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है, जिस कारण सिकुड़न से भूकंप आ सकते हैं। चट्टानों में जब सिकुड़न होती है तो भूकंप आ सकते हैं, हो रही है जिस कारण सिकुड़न से भूकंप आ सकते हैं। से क्या आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। दूसरा क्या रीजन हो सकता है, दूसरा जब प्लेटों में अभिसरण होता है, जब प्लेटों में अभिसरण होता है, अभिसरण का मतलब जब टकराव होता है, जब भी दो चीजों में टकराव होगा, जब भी दो चीजों में टकराव होगा तो उसमें कंपन पैदा होगा, और कंपन पैदा होना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। जब प्लेटों में अभिसरण या टकराव होगा तो भी क्या होगा, भूकंप आएगा। तो भूकंप आने के दो रीजन हो सकते हैं, इसके अलावा मानवीय कारक भी हो सकते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकते जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा सके। ऐसे तो मानवीय जो परीक्षण होते हैं उनसे भी भूकंप आते हैं, ट्रेन निकलती है तो उसके भी आसपास क्षेत्र में वाइब्रेशन होता है, लेकिन वो उतने लेवल का वाइब्रेशन या उतने लेवल की वहां से भूकंपीय तरंगे या अर्थक्वेक वेव नहीं निकलती है जिससे अपने को इंफॉर्मेशन आंतरिक भाग की मिल सके। तो इसको अपन मुख्य रूप से प्राकृतिक कारकों में ही शामिल करेंगे। कुछ बुक में यहाँ लिखा हुआ है कि मानवीय कारकों में भी शामिल किया जाता है। ये बात सही है कि भूकंप आने का कारण मानव जनित भी हो सकते हैं, लेकिन
वो उतने इफेक्टिव या उतने तेज भूकंप नहीं आते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग तक के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन दे सके। तो भूकंप क्या है, पृथ्वी में होने वाला कंपन ही क्या है, भूकंप है। अब देखो, अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं, जैसे भूकंप मूल क्या है, अधिकेंद्र क्या है, उनकी अपन बात करेंगे। एक वर्ड है, जैसे भूकंप हो गया, अब भूकंप मूल क्या है, भूकंप मूल क्या है। देखो ये पृथ्वी है, जहां कहीं भी भूकंपीय तरंगे या जहां कहीं भी भूकंप या जहां कहीं भी कंपन सबसे पहले उत्पन्न होता है, जहां कंपन सबसे पहले उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, भूकंप मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूकंप मूल कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, जहां कंपन सबसे पहले होता है, सबसे पहले होता है, उस बिंदु को भूकंप मूल कहा जाता है। पहली बात होगी। इसके और भी कई नाम हैं भूकंप मूल के, अधय मूल भी कह सकते हैं, भूकंप मूल को अधय मूल भी कह सकते हैं, या भूकंप केंद्र भी कह सकते हैं, या भूकंप केंद्र भी कह सकते हैं। अब जो भूकंप मूल है, भूकंप मूल की जो गहराई मानी जाती है वो 10 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक मानी जाती है। भूकंप मूल जो होता है उसकी गहराई 10 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक मानी जा सकती है। अगर भूकंप 10 किलोमीटर से, अगर भूकंप 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की गहराई वाला हो, 30 किलोमीटर की गहराई वाला हो, गहराई वाला हो, तो उसे छिछला भूकंप कहा जा सकता है। तो उसे छिछला, या छिछले का मतलब होता है कम गहराई वाला, कम गहराई वाला भूकंप कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। और अगर भूकंप मूल की गहराई 150 से ज्यादा है, 150 किलोमीटर से ज्यादा है, 150 किलोमीटर से ज्यादा है, तो उसे गहराई वाला भूकंप कहा जाता है, गहराई वाला भूकंप कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, गहराई वाला भूकंप कहा जाएगा। तो वह स्थान जहां सबसे पहले कंपन होता है उसी बिंदु को अपन क्या कहेंगे, भूकंप मूल कहेंगे। जैसे तालाब में अपन एक पत्थर फेंकते हैं, जो पत्थर जाके जहां डिप करता है वही पॉइंट क्या है, वही भूकंप मूल है। उसके बाद में भूकंप मूल से तरंगे निकलेंगी, भूकंप मूल से तरंगे निकलेगी। और जो पहली तरंग निकलेगी वो कौन सी तरंग निकलेगी, पी तरंग निकलेगी। सबसे पहले पी तरंग क्यों निकलेगी उसका भी रीजन आगे बात करेंगे जब अपन अर्थक्वेक वेव पढ़ेंगे। उसके बाद में कौन सी तरंग निकलेगी, उसके बाद में एस तरंग निकलेगी, उसके बाद में एस तरंग निकलेगी। तो ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, भूकंप मूल से दो प्रकार की तरंगे निकलती हैं, भूकंप मूल से दो प्रकार की तरंग निकलती हैं, तरंग निकलती हैं। कौन कौन सी, पी तरंग और एस तरंग। यह भी पूछा जा सकता है कि भूकंप मूल से कितनी तरंगे निकल सकती हैं। सबसे पहले कौन सी निकलेगी, पी, उसके बाद में कौन सी निकलेगी, एस तरंग निकलेगी। जहां ये तरंगे सबसे पहले पहुंचेंगी, जहां ये तरंगे सबसे पहले पहुंचेंगी उसको कहा जाएगा अधिकेंद्र, इपी सेंटर,
उसको क्या कहा जाएगा, ईपी सेंटर या अधिकेंद्र। तो अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे अधिकेंद्र की। तो देखो भूकंप मूल क्या है, वह बिंदु जहां पर भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है, भूकंप मूल कहलाता है। भूकंप मूल से दो प्रकार की तरंगें निकलती हैं, पी और एस। भूकंप मूल की जो गहराई होती है वो 10 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर तक होती है। भूकंप मूल की गहराई 10 किलोमीटर से 250 किलोमीटर होती है। उसके बाद में अगर 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर की गहराई वाला भूकंप अगर आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, छिछला भूकंप कहेंगे, या छिछले का मतलब क्या होता है, कम गहराई वाला भूकंप कहेंगे। और अगर 150 किलोमीटर से ज्यादा होता है तो उसे गहराई वाला भूकंप कहेंगे। तो ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई भूकंप मूल की। ये बात किसकी हो गई, भूकंप मूल की हो गई। अब बात करेंगे कि जहां भूकंप मूल से जो तरंगे निकल रही है वो सबसे पहले कहां जाएंगी, अधिकेंद्र की। तो अब अपन बात किसकी करेंगे, अधिकेंद्र की बात करेंगे। अधिकेंद्र की सबसे पहले वही डायग्राम अपन दोबारा बना लेते हैं। ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, भूकंप मूल हो जाएगा। ये कौन सी पी वेव हो जाएगी, ये एस वेव हो जाएगी। और ये क्या होगा, ये होगा आपका अधिकेंद्र। इसकी विशेषताएं देखते हैं अधिकेंद्र की। अब देखो अधिकेंद्र क्या होता है, अधिकेंद्र जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं, जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र कहलाएगा। पहुंचती है वह स्थान अधिकेंद्र कहलाएगा। वह स्थान क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, और कुछ लिख सकते हैं, अधिकेंद्र के ऊपर, अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है, पी तरंग पहुंचती है, बाद में एस तरंग, बाद में एस तरंग। अब देखो अधिकेंद्र से पी तरंग की उत्पत्ति होती है, पी तरंग की उत्पत्ति होती है। ठीक, पी और एस की उत्पत्ति कहां से हो रही थी, भूकंप मूल से। और पी तरंग की गति कहां से, पी तरंग की उत्पत्ति कहां से हो रही है, अधिकेंद्र से। एक पॉइंट और है, अधिकेंद्र भूकंप मूल के 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। अर्थात भूकंप मूल के सबसे नजदीकी का क्षेत्र होता है, भूकंप मूल के सबसे नजदीक का क्षेत्र होता है, सबसे नजदीक का स्थान होता है, स्थान होता है। क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र कहलाएगा। तो दो चीजें आई है अपने सामने कि भूकंप मूल क्या है और अधिकेंद्र क्या है। अब उसके बाद में बात करेंगे कि जो भूकंपीय तरंगे हैं वो दो प्रकार से विभाजित की जा सकती हैं। जो भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंपीय जो तरंगे हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक कौन सी होती है, शरीर तरंग, शरीर तरंग, और दूसरी होती है धरातलीय तरंग। कौन सी होती है, धरातलीय तरंग। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बॉडी वेव कौन सी होती है या सरफेस वेव
कौन सी होती है। अब देखो अपन ने अभी क्या पढ़ा है, जस्ट अभी क्या पढ़ा है कि ये क्या है, भूकंप मूल है। ये क्या है, भूकंप मूल है, भूकंप मूल है। और भूकंप मूल से जो सबसे पहले तरंग जाएगी वो कौन सी तरंग जाएगी, भूकंप मूल से जो सबसे पहले तरंग जाएगी वो कौन सी तरंग जाएगी, पी तरंग जाएगी, पी तरंग जाएगी। और उसके बाद में कौन सी तरंग जाएगी, उसके बाद में एस तरंग जाएगी। कौन सी जाएगी, एस तरंग जाएगी। अब देखो ये दोनों तरंगे पी और एस तरंगे ये दोनों पृथ्वी के शरीर के अंदर चल रही है। ये दोनों तरंगे पृथ्वी के शरीर के अंदर चल रही है। अंदर चलने के कारण इनको क्या बोल दिया जाता है, शरीर तरंग बोल दिया जाता है। तो शरीर तरंग पूछा जाए तो कौन कौन सी होंगी, एक तो पी होगा और एक एस होगा। बॉडी वेव कौन कौन सी होंगी, पी वेव होगी और एस वेव होगी। उसके बाद में अपन बात करें, उसके बाद में ये क्या था, ये था अधि केंद्र या इपी सेंटर था। और इपी सेंटर से कौन सी तरंग चलती है, इपी सेंटर से जो तरंग चलती है वो कौन सी चलती है, एल तरंग चलती है। क्यों, क्योंकि ये धरातल के ऊपर ही ट्रेवल करेगी, ये सरफेस के ऊपर ही ट्रेवल करेगी, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं जाएगी, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं जाएगी। इस वजह से भूकंपीय तरंगों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव मतलब जो शरीर के अंदर चलेंगी, पी और एस तरंग, और सरफेस वेव जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर चलेंगी, कौन सी, एल तरंग। अब अपन भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर तीन लहर युग में अपने को देखने को मिलते हैं। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर तीन लहर युग में देखने को मिलते हैं, तीन लहर युग में देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करेंगे वो कौन कौन से तीन लहर युग्म हैं और उनकी अपन अब डिटेल से चर्चा करेंगे। एक तो कौन सा होता है, पी, एस और एल। एक होता है पीजी और एसजी। और तीसरा लहर युग्म होता है पी स्टार और एस स्टार। ये क्या है, थर्ड। ये क्या है, सेकंड। ये क्या है, फर्स्ट। तो भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर तीन लहर युग्म देखने को मिलते हैं। अब अपन सेपरेट एक एक की चर्चा करेंगे, लास्ट में इनमें क्या डिफरेंस है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पी वेव की, उसके बाद में एस की, फिर एल की, पीजी, एसजी, पी स्टार और एस स्टार की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन अब बात करेंगे पी वेव की, पी तरंग की बात करेंगे। अब पी तरंग की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले उनकी बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो अपन ने ये पढ़ा है कि भूकंप मूल से जो सबसे पहले जो तरंग निकलती है वो पी तरंग होती है। भूकंप मूल से जो तरंग निकलती है वो पी तरंग होती है, या जो सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकित होती है वो कौन सी तरंग होती है, पी तरंग होती है। क्यों, क्योंकि उसकी गति सबसे तेज होती है और जिसकी गति सबसे तेज होगी वो पहले पहुंचेगा। इस वजह से इसको प्राथमिक तरंग कहा जाता है। पहला क्या है, इसको प्राथमिक तरंग कहा जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि पी तरंग की गति सबसे तेज होती है, सबसे तेज होती है, जिस कारण
जिस कारण सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकित की जाती है, सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकित की जाती है, सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकित की जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? सबसे मेन पॉइंट है जो पी तरंग है, पी तरंग है वो तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है, तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है, तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। तीनों माध्यम का मतलब ये ठोस में भी चलती है, ये लिक्विड में भी चलती है और ये गैसीय भाग में भी चलती है। लेकिन ठोस भाग में इसकी गति सबसे ज्यादा होती है, ठोस भाग में इसकी गति सबसे ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। पी तरंग तीनों माध्यम से होकर ट्रेवल करती है, लेकिन ठोस भाग में इसकी गति सबसे ज्यादा निकलेगी। जैसे पी वेव चल रही है, अगर ठोस है जिसकी डेंसिटी हाई है तो पी वेव की गति ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ही लिक्विड आ जाएगा तो उसकी गति कम हो जाएगी, फिर ठोस आएगा तो फिर गति बढ़ जाएगी, और जैसे ही गैस में होगा तो उसकी गति और कम हो जाएगी। इसकी गति कितनी होती है? इसकी गति होती है 8 से 14 किमी पर सेकंड। इसकी गति कितनी होती है? 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये सबसे तेज चलने वाली तरंग है, ये सबसे तेज चलने वाली तरंग है। अब देखो, इसको अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है, पी वेव को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है, तरंग भी कहा जाता है, इसको अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जा सकता है। ठीक है, 4 विशेषताएं याद रखना। इसके अलावा आगे बात करें, पी तरंग को संपीड़न लहर भी कहा जा सकता है, पी तरंग को संपीड़न लहर भी कहा जाता है। संपीड़न लहर का मतलब क्या होता है? पहले ये सिकुड़ेगी, फिर फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी, फिर फैलेगी। ऐसी जो इस तरीके से जो तरंग चलती है वो क्या होती है? कंप्रेशनल वेव होती है या संपीड़न लहर होती है। जैसे पहले ये सिकुड़ेगी, फिर ये फैलेगी, फिर ये सिकुड़ेगी, फिर ये फैलेगी, फिर ये सिकुड़ेगी, फिर ये फैलेगी। तो इस हिसाब से सिकुड़ के फैलती है, सिकुड़ के फैलती है, सिकुड़ के फैलती है। इस हिसाब से जो तरंग चलती है उसको क्या कहा जाता है? संपीड़न लहर कहा जाता है। अब देखो, इसके कणों की गति, पी वेव में कणों की जो गति होती है वो लहर रेखा के सीध में होती है। कणों की गति लहर रेखा के सीध में होती है, सीध में होती है। मतलब जिस हिसाब से ये कण चलते हैं उसी हिसाब से ही इसकी क्या होगी? गति होगी, उसी हिसाब से क्या होगी? इसकी गति होगी। अगली विशेषता क्या है? ये ध्वनि तरंगों के समान होती है, ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। ठीक है, ये मुख्य रूप से पी तरंग की क्या थी? विशेषताएं थी। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। देखो, इसको प्राथमिक तरंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकित होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी गति सबसे ज्यादा होती है। पी वेव होती है वो तीनों माध्यम में ट्रेवल करती है, ठोस, द्रव्य, गैस, लेकिन ठोस भाग में इसकी गति क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसकी गति 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड होगी। इसको अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। फिर
पी तरंगों को संपीड़न लहर भी कहा जाता है। संपीड़न लहर मतलब एक बार सिकुड़ेगी, फिर फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी, फिर फैलेगी, इस हिसाब से चलेगी। फिर कणों की जो गति होती है वो लहर रेखा के सीध में होती है, मतलब जिस हिसाब से कण जाएंगे उसी हिसाब से उसकी गति होगी। ये ध्वनि तरंगों की क्या होती है, समान होती है। अब अपन बात करेंगे एस वेव की। अब अपन बात करेंगे एस तरंग की। अब देखो इसकी क्या विशेषता, पी तरंग के बाद में, पी तरंग के बाद में उत्पन्न होने के कारण इसको द्वितीय किया क्या कहा जाता है, गौण तरंग कहा जाता है। गौण तरंग कहा जाता है। भाई पहले तो कौन सी होगी, पी, पी के जस्ट बाद में कौन सी तरंग उत्पन्न होगी, एस तरंग। इस कारण इसको द्वितीय किया गौण तरंग कहा जाता है। अगली विशेषता और सबसे मेन विशेषता, एस तरंग केवल ठोस भाग में, एस तरंग केवल ठोस भाग में गति करती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसकी गति 5 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगली विशेषता, ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। पी कौन सी थी, पी अनुप्रस्थ थी, सॉरी पी अनुदैर्घ्य थी, तो एस अनुप्रस्थ होती है। एस कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ तरंग होती है। उसके बाद में ये केवल ठोस भाग में गति करती है। इसकी गति ये हो गई अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसमें कणों की गति, इसमें कणों की गति लहर रेखा के समकोण पर होती है। लहर रेखा के समकोण पर होती है, समकोण पर होती है। मतलब जैसे ये तरंग चलेगी, इस हिसाब से इसके कणों की गति होगी। अगली क्या विशेषता है, ये प्रकाश तरंगों के समान होती है। प्रकाश तरंगों के समान होती है। ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी थी, एस तरंग की विशेषताएं। ये सारी की सारी किसकी है, एस तरंग की विशेषताएं। एक ध्यान रख लेना, वो अनुदैर्घ्य होती है और ये अनुप्रस्थ होती है। अब अपन बात करेंगे एल तरंगों की। अब अपन बात किसकी करेंगे, एल तरंगों की। अब देखो एल तरंगों की विशेषताओं की बात करें, इनको धरातलीय या रेले तरंग या लव तरंग भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। इनको धरातलीय तरंगे, रेले तरंगे या लव तरंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये धरातलीय भाग पर ही गति करती है। क्योंकि ये धरातलीय भाग पर ही, धरातलीय भाग पर ही गति करती हैं, गति करती। सबसे बड़ी विशेषता, सबसे ज्यादा विनाशकारी लहर है। सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग है। सबसे ज्यादा क्या है,
विनाशकारी तरंग है। इसकी गति सबसे कम होती है, गति सबसे कम होती है 3 से 6 किलोमीटर पर सेकंड, 3 से 6 किलोमीटर पर सेकंड। गति चाहे इसकी सबसे कम होती है लेकिन ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। तो ये किसकी विशेषताएं हो गई? ये एल तरंग की विशेषता हो गई। एक और पॉइंट रहेगा, एल तरंग ठोस व द्रव्य दोनों माध्यम में चलती है, दोनों माध्यम में चलती है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी हो गई? एल तरंग की। तो पहला जो लहर युग्म था वो पी, एस और एल कंप्लीट होता है। अब अपन बात किसकी करेंगे? पी स्टार व एस स्टार की। ये अपन दूसरा लहर युग्म था। एक तो बात करेंगे अपन पीजी की और एक बात करेंगे एसजी की। अब देखो, इनकी दोनों की जो गति होती है वो सबसे कम होती है। इनकी जो गति होती है वो सबसे कम होती है। इनकी जो खोज की थी वो यूगोस्लाविया की कल्पा घाटी में आए भूकंप के आधार पर की थी। कल्पा घाटी में आए भूकंप के आधार पर इनकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। और क्या विशेषता इसकी है? ये ग्रेनाइट चट्टानों में देखिए, ग्रेनाइट चट्टानों में चलती हैं, ग्रेनाइट चट्टानों में चलती हैं। और ग्रेनाइट चट्टानों में चलती है तो ये भी अपन लिख सकते हैं, ये 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले क्षेत्रों में चलती हैं, घनत्व वाले क्षेत्रों में चलती है। ये 2.7 घनत्व वाले क्षेत्रों में चलती हैं। अब जो पीजी तरंग है ये ठोस व द्रव्य दोनों में चलती हैं, दोनों में चलती हैं। जबकि एसजी केवल ठोस में चलती है, केवल ठोस में चलती है। देखो, जो पीजी और एसजी है इनकी गति सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा होगी पीएस और एल की। खोज इनकी कब की गई थी? यूगोस्लाविया की कल्पा घाटी में आए भूकंप के आधार पर इसकी खोज की गई थी। ये सबसे ज्यादा ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता वाले क्षेत्रों में देखी गई है या महसूस की गई है। जहां डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है उन क्षेत्रों में भी ये चलती है। इसके अलावा पीजी है ठोस और द्रव्य दोनों में चलती है और एसजी केवल ठोस भाग में चलती हैं। अब जो तीसरा लहर युग्म है उसके ऊपर अपन बात करते हैं, पी स्टार और एस स्टार। देखो, पी स्टार और एस स्टार। पी स्टार की खोज कोनार्ड महोदय ने टार्न में आए भूकंप के आधार पर, टार्न में आए भूकंप के आधार पर इसकी खोज की गई थी। एस स्टार की खोज जेफ्रीज महोदय ने की थी। जेफ्रीज महोदय ने की, कहां की? होपार्ड भूकंप के आधार पर, होपार्ड भूकंप के आधार पर। अब देखो, इसकी जो गति है वो 6 से 7 किलोमीटर पर
सेकंड है और इसकी गति है वो 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड है। पी स्टार की गति पी व पीजी के बीच की है, पीजी के बीच की है, और एस की गति एस व एस जी के बीच की है, बीच की है। इसके अलावा अब दोनों की कॉमन विशेषता आएंगी। ये बेसाल्ट चट्टानों में चलती है या बेसाल्ट चट्टानों में, बेसाल्ट चट्टानों में चलती हैं, या अपन ये भी बोल सकते हैं 3.0 घनत्व वाले क्षेत्रों में चलती है, वाले क्षेत्रों में चलती है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पी स्टार और एस स्टार। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। पी स्टार की जो खोज है वो कोनार्ड महोदय ने, स्टार जगह का नाम है, आए भूकंप के आधार पर। एस स्टार की जेफरीज महोदय ने होपार्ड में आए भूकंप के आधार पर। पी स्टार की गति 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड, एस स्टार की 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड। इसकी जो गति होगी वह पी व पीजी के बीच की गति होगी, इसकी जो गति होगी वो एस और एस जी के बीच की गति होगी। पीजी और एस जी जहां ग्रेनाइट चट्टानों में चल रही थी, पी स्टार एस स्टार बेसाल्ट चट्टानों में चलेगी। वो 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब वाले डेंसिटी में चल रही थी, ये 3.0 ग्राम सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में चल रही है। तो ये आज जो अपन ने बात की थी, ये क्या की थी, भूकंपीय तरंगों की या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो सोर्स है उनकी बात की थी। कल अपन जो बात करेंगे वो पृथ्वी के रासायनिक संगठन के ऊपर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कल अपन जो बात करेंगे वो करेंगे पृथ्वी की रासायनिक संगठन के बारे में। जिसको भी यूजीसी नेट के लिए, जिसको भी